पुर्तगालियों के आगमन के संबंध में आपने पहला पार्ट का वीडियो देख लिया है। आज के इस लेक्चर में दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हमने फ्रांसिस्को दी अल्मेरा और अल्बुकर्क इन दोनों के बारे में बताया था। पुर्तगाली जो वायसराय थे, सभी का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ फेमस थे उनका नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको अल्मेरा के बारे में बताया, अल्बुकर्क के बारे में बताया। इवन उसके बाद कौन आया था, वास्को डी गामा जब तीसरी बार भारत आया था तो बन के आया था वायसराय। और उसके बाद अगला नाम आता है नीनो दी कुन्हा का। नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज पीएमआई अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए पुर्तगालियों के आगमन या कहें पुर्तगालियों की घुसपैठ से संबंधित भाग 2 के बारे में जानते हैं। तो अगला जो प्रमुख गवर्नर था वो था नीनो दा कुन्हा। इसका इंग्लिश में नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसको नीनो कई बार नोनी भी बोलते हैं, तो देख लीजिएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है प्रोनाउंसिएशन से। आप नाम याद रखिएगा कि नीनो दा कुन्हा अगला गवर्नर वायसराय था। तो ये जब आया भारत में तो ये कौन था बेसिकली, इसका थोड़ा सा इतिहास देख लीजिएगा। इसके पिताजी का नाम था त्रिस्तो दा कुन्हा, है ना। जब पहला वायसराय नियुक्त हुआ था ये अल्मेड़ा, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा, ये पहला वायसराय नियुक्त हुआ था। उसके पहले ही ये भारत आने वाला पहला वायसराय था। उसके पहले वायसराय बनाया गया था कुन्हा के पिताजी त्रिस्तो दा कुन्हा को, लेकिन ये भारत नहीं आ पाए थे, तो ये इनके नाम के आगे तमगा नहीं लगा कि भारत में पुर्तगालियों की ओर से पहला वायसराय। तो अगला जो था ये नाम था कुन्हा। कुन्हा के समय में 2 मेजर घटनाएं घटती हैं। पहला ये कि 1530 में उसने कोचिन की जगह इसको हटा के गोवा को राजधानी बनाया। गोवा, और ये राजधानी गोवा 1961 तक इनकी राजधानी रही, है ना, जब तक कि पंडित नेहरू ने इनको खदेड़ नहीं दिया था भारत से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गोवा को राजधानी किसने बनाया, तो अक्सर पूछता भी है। तो कुन्हा के समय में, यानी कि नीनो दा कुन्हा के समय में। इसके समय में एक और घटना घटती है, वो क्या है कि 3 अलग अलग फ्रांसीसी बस्तियां, एक तरह से कहें पुर्तगाली बस्तियों का, फ्रांसीसी सॉरी, इन्होंने स्थापना करी। कहां पे, एक मद्रास में सेंट थॉमस, दूसरा हुगली बंगाल में, और तीसरा काठियावाड़ में दीव। दीव का नाम बार बार आता भी है क्योंकि दीव ना कई बार इनके जो बस्तियां होती थी हुगली टाइप के, ये अक्सर दूसरे या तो कोई जो प्रतिद्वंदी थे वो हड़प लेते थे, या जो स्थानीय लीडर था खासकर दीव के मामले में वो इनसे हड़प लिया करते थे, तो इनकी लड़ाइयां चलती रहती थी। तो इसके समय में भी इसने दीव पे एक तरह से कहें कब्जा वापस जमाया। ठीक है, अगला जो वायसराय था कुन्हा के बाद वो था अल्फांसो डी सूजा। अल्फांसो डी सूजा कहें या डी सूजा, अलग अलग नाम दी। इसके समय में एक मेजर घटना घटती है कि एक मिशनरी का व्यक्ति था फ्रांसिस्को जेवियर, ये भारत आया था। और बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट तो बहुत सारे हैं, वो यूपीएससी और या पीसीएस के पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रटने को तो हम बहुत कुछ रट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेजर वायसराय था तीसरा, मतलब कहें जो हमने 3 नाम ये लिया, और 3 जो छठा नाम ये है जोआ दी कैस्ट्रो, ये बना था। इसका कार्यकाल था 1545 से 48 तक। ये बेसिकली इसके समय में 2 अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक पश्चिम भारत में चौल या चौल, दीव, देखिए वहां भी आया था दीव, ये भी सालसेट, बसीन और बॉम्बे, इस पे नियंत्रण वापस किया। सालसेट और बसीन पे वापस आगे मराठों ने भी कब्जा वापस छीन लिया था उनसे। तो ये सब चीजें चलती रहती थी, बट इसके समय में एक घटनाक्रम ये भी घटता है। साथ में जो डी कैस्ट्रो था उसके समय में आप देखेंगे पुर्तगाली जो पूर्वी तट वाला था, ये वाला हिस्सा, इसको कोरोमंडल तट कहते थे, ये मालाबार तट होगा, है ना, मालाबार, और ये था कोरोमंडल। तो कोरोमंडल में क्या था, यहाँ पे मसूलीपट्टनम, पुलिकट और कहें कि नागापट्टनम भी स्पेशल था। पुर्तगालियों ने यहां से व्यापार करना शुरू कर दिया था। नागापट्टनम का महत्व तो इसलिए है कि ये लोग यहां से मलक्का और मनाली आदि तक व्यापार करते थे। आपको याद होगा जब पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी बनाया तो गोवा से ये चीन का जो मकाऊ वाला हिस्सा था उस पे भी, जापान पे भी, वो एक तरह से कहें जो इनका पूरा ईस्ट इंडीज का साम्राज्य था उसका कैपिटल पूरा गोवा ही था। गोवा से ही ये साउथ अफ्रीका के लिए से लेके और उधर अफ्रीका से लेके जापान तक जो भी इनका समुद्री व्यापार था, जो भी समुद्री इलाके थे, उन सबको नियंत्रित करते थे। तो एक तरह से कहें कि मकाऊ पे भी जो नियंत्रण था वो गोवा के पुर्तगालियों का था, जो पुर्तगाली गोवा में थे। अब आते हैं कुछ और फैक्ट्स को समझते हैं। इसमें अगला है काट जालमेरा पद्धति, है ना। इसका इंग्लिश में नाम आप ध्यान रखिएगा, अमूमन काट जा ही जाता है।
अल्मेडा, अल्मेडा या अल्मेडा भी कहते हैं। कारण इसका नाम यह है कि फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने इसको लागू किया था, इसीलिए इसका नाम आता है कार्डिया अल्मेडा में। तो कार्डिया अल्मेडा पत्ती में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पुर्तगालियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुर्तगाली आपको याद होगा अरब सागर में, जब तक ये अंग्रेजों का दबदबा स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले तक ये अरब सागर में पूरी तरह से नियंत्रण बना के रखे हुए थे, और जो भी जहाज वहां पे आता या जाता था उस इलाके से, अरब सागर से होके, वहां पे एक तरह से कहें, एक तरह जैसे आज भी आप देखेंगे ना, किसी भी नगर पालिका में कोई व्हीकल आता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, तो उसी तरह का एक टैक्स था, परमिट था, जिसका नाम था कार्डिया अल्मेडा काफिला पद्धति। ये एक तरह से एंट्री टैक्स था, एक तरह से वहां पे समुद्री डकैतियों से बचाने के लिए एक तरह से सुरक्षा टैक्स था। वो कौन लेता था? तो पुर्तगाली लेते थे। किससे? जितने भी व्यापारी अपना या फिर कोई शासक वहां पे भेजता था जहाज, तो वो, तो ये था कार्डिया अल्मेडा पद्धति। इस किससे रिलेटेड है? तो पुर्तगालियों से। ठीक है, क्या था? तो समुद्री डाकुओं से सुरक्षा भी देते थे ये लोग, और साथ में परमिट भी एक तरह से कहें व्यापार के लिए इनको लेना पड़ता था। एक जो कार्डिया अल्मेडा पद्धति में जो सबसे अजीब चीज थी, पता है क्या? काली मिर्च का जो व्यापार होता था वो, और बारूद, जो भी जहाज यहां से होके जाता था अरब सागर से, खासकर पुर्तगालियों जब तक ये कार्डिया अल्मेडा पद्धति चलाया था, उन जहाजों पे काली मिर्च और बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इवन बहुत ज्यादा संख्या में आप सैनिक भी नहीं ले जा सकते थे, बट ये दो फैक्ट्स भी जरूरी है। अगर आपसे डिटेल में पूछे, जैसे यूपीपीसीएस में आप देख रहे हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है, यूपीएससी तो जाता ही है पहले से, बीपीएससी में भी 71वीं में आप देखेंगे तो पूछने लगा है, तो मैं भी पूछ दे कि क्या बारूद और काली मिर्च ले जाने की अनुमति थी भारतीय शासकों की, या जो परमिट लेते थे कार्ड नाम से, तो आपको सीधे रखना है कि नहीं, इनको अनुमति नहीं थी। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अकबर को भी अपने समय में जब जहाज भेजना होता था, तो महान सम्राट, मुगल सम्राट अकबर को भी परमिट लेना पड़ता था, कार्ड परमिट। ठीक है, तो ये है कार्ड्स का। अब आते हैं दोस्तों की पुर्तगालियों की असफलता या पतन का प्रमुख कारण। पतन तो नहीं कहेंगे, ये कुछ जगहों पे सीमित कर रह गए। कौन सा जगह था? गोवा था, जो इनका मेन राजधानी था, कोचिन था, है ना, या फिर कहें दीव था, तो ये तीन है। और एक नाम आता है बॉम्बे, जिसका कुछ मैक्सिमम हिस्सा तो इन्होंने दहेज में ही दे दिया था अंग्रेजों को, है ना, तो इसको हटा दीजिए। तीन मेन जगह था जिसपे 1961 तक ये टिके रहे थे, खासकर गोवा और दीव पर। तो इन 1961 में इनको जब छीना गया, तो उसके पहले एक तरह से कहें इन्होंने भारत के मेन लैंड में ज्यादा अपनी प्रभाव स्थापित करने में विफल रहे थे। तो एक तरह से कहें पुर्तगाली, अगर पूछा जाए आपसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको समझिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए जरूर है कि आप ये बताइए कि कारण सहित बताएं कि पुर्तगाली भारत में अंग्रेजों की तरह अपनी सत्ता स्थापित करने में क्यों सफल नहीं हुए। तो उसके कुछ कारण है। कारण, पहला जो मेजर कारण है वो है नौसैनिक और सैन्य कमजोरी। आपकी कमजोरी का आकलन तब होता है जब आपसे कोई ताकतवर व्यक्ति मैदान में होता है। जैसे आपको एग्जाम देने जाते हैं, आपको लगता है हमने सब तैयार कर लिया, कट ऑफ ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा और आपसे मेहनत करके ज्यादा पढ़ने वाले लोग भी मैदान में उतरते हैं, एग्जाम देने आते हैं। सेम वही चीज था, इनके पास नौसैनिक शक्ति थी, लेकिन जब अंग्रेज आए, जब फ्रांसीसी आए, तो वो ज्यादा कुशल थे इनसे। इवन जो उनके सैन्य कमांडर थे, इनका अल्बुकर्क तक रह गया था, अल्बुकर्क इनका अच्छा सैन्य कमांडर था, बट उसके बाद इवन जब वो वास्को डिगामो को ये लोग भेजे थे वापस बना के वायसराय, तो वास्को डिगामो बहुत बड़ा सैन्य कमांडर नहीं था। तो इसीलिए कहा था कि नौसैनिक और सैन्य कमजोरी इनकी एक बड़ी कारण था बड़ा, जो ये अपना भारत में साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हुए। जो दूसरा कारण था कि प्रतिद्वंदी शक्तियों का उदय और साथ में स्थानीय प्रतिरोध और संघर्ष, यानी कि जो लोकल लीडर्स थे वो, तो प्रतिद्वंदियों में कौन कौन से थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, इवन डच भी थे, मराठे भी थे साथ में। भारत में कहें मराठों का भी शासन उसमें अपने चरम पे चल रहा था, तो मराठों से भी इनको लड़ना था। साथ में मुगल से भी ये कभी कभी पंगा ले लेते थे। आगे मैं बताऊंगा भी कि कैसे शाहजहां ने इनसे हुगली छीना था, कैसे औरंगजेब ने इनको भगाया था। तो एक तरह से कहें इनको लोकल लेवल पे भी ज्यादा, ये बहुत पहले आ गए थे एक्चुअली, आए जब थे उस वक्त मुगल अभी चरम पे थे, है ना, तो थोड़ा सा पहले आ गए थे ये अंग्रेजों की अपेक्षा। तो ये दो कारण ये भी था। पहला कारण मैंने बताया नौसैनिक और सैन्य कमजोरी, दूसरा प्रतिद्वंदी शक्तियों का उदय, तीसरा स्थानीय प्रतिरोध। अगर पॉइंट वाइज आप लिखना चाहें, है ना। एक इनके बारे में कहा जाता है कि धार्मिक असहिष्णु थे। पुर्तगाली जब भारत आए थे, तो पुर्तगालियों ने पहली एक तरह से कहें पहले यूरोपीय जिन्होंने खुले तौर पे ईसाई मिशनरी का प्रचार प्रसार किया। आगे मैं अकबर वाला भी अभी उदाहरण दूंगा।
तो इनके साथ क्या था कि जो भी गोवा वाले इलाके में जब ये बसाना शुरू किए भारतीयों को, खासकर अल्बुकर्क जिसको माना जाता है कि संस्थापक था, तो उस टाइम पे ये थोड़े से एग्रेसिव होकर धर्म का प्रचार करते थे। ये एक्सेप्ट नहीं करते थे भारतीय जो यहाँ पे रीति रिवाज, परंपरा या धर्म का जो पालन लोग करते थे उनका। तो एक ये भी कारण था कि इनके जो अपने सहयोगी थे भारत में, वो भी इनके विरोधी हो गए थे। मिशनरी जो इनके थे, ये धर्म के प्रचार पे ज्यादा फोकस करते थे। इनका फोकस व्यापार को बढ़ावा देने पे कम रह गया था। इनके जो लीडर्स होते थे वो भी ज्यादातर धर्म प्रचार में ही व्यस्त रहते थे, है ना। इसके अलावा एक और कारण होता है आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं। एक्चुअली जब मसाला का ये ट्रेड करते थे तो अंग्रेज जब धीरे धीरे आए तो बाकी लोगों ने मसाले के व्यापार को रिप्लेस कर दिया था इनके ऊपर। तो ये काली मिर्च और जो भी चीजें थी, अदरक वगैरह, तो उनपे इनका बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं रह गया। तो एक तरह से कहें ये आर्थिक मुनाफा लेने में नाकामयाब रहे। दूसरा, अंग्रेजों को आपने पढ़ा होगा बंगाल वाले में कि प्लासी से उन्होंने लड़ाई कर ली बक्सर के बाद, फिर वो बिहार बंगाल उठा के दीवानी लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का इनके पास रेवेन्यू का कुछ अस्थायी स्रोत नहीं था। ये अपने पूरे समय में लगभग पुर्तगाल से पैसा लाए, सोना चांदी लाए और यहां से सामान ले गए। तो पुर्तगाल से जब सोना चांदी आप लाएंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं होता। अंग्रेजों ने ये काम नहीं किया बाद में, है ना। व्यापार में धोखाधड़ी, लूटमार की नीति, मुगल शासकों से समुद्र में जबरन वसूली, जैसे कि काटजात मिर्जा, इनका एक ये दोनों कारण था। और इनका जो एक और रीजन था दोस्तों, ब्राजील में इन्होंने उपनिवेश बनाया। जैसे भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, वैसे इन्होंने ब्राजील की खोज की और वहां पे लग गए। ब्राजील में अंग्रेजों ने इनको उतना चुनौती नहीं दिया। जैसे इंडोनेशिया में जैसे डच चले गए यहाँ से भारत छोड़ के, है ना, तो बेदारा के युद्ध के बाद, तो वैसे ये ब्राजील चले गए बेसिकली। तो ब्राजील में इनको बड़ा सा एरिया मिला, तो भारत पे ये फोकस नहीं किए। एक मेजर रीजन ये भी है, ये जरूर इसको मिस नहीं करिएगा जब आपसे पूछा जाए तो। प्रतिस्पर्धा ये मैंने बता दिया था। इनके जो टेक्निक थे व्यापार के वो काफी पुराने थे। इन्होंने नवाचार नहीं किया। इन्होंने यहाँ से स्थानीय रूप से कहें जो षड्यंत्र होता था वो सब नहीं इन्होंने किया। तो ये एक रीजन है। और एक और जो मेजर रीजन है, पुर्तगाली राजा जो होता था ना, वो सैन्य और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से यहाँ के कंपनी पे नियंत्रण रखता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूरी तरह से चार्टर से स्थापित एक व्यापारी कंपनी थी, उसके वहां पे स्टेक होल्डर्स थे। इसके साथ ऐसा नहीं था पुर्तगीज वालों के साथ। इसका राजा का नियंत्रण बहुत ज्यादा रहता था। तो ये था पूरा मोटा मोटी पुर्तगालियों की कहानी। आइए कुछ पीटी से संबंधित इसके फैक्ट्स को समझते हैं, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स में काम आएगा। अक्सर आप आम खाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। आम में आपको एक उदाहरण दे, आम की खेती, तो आम का जो फल वगैरह ये बहुत प्राचीन था भारत में, इंडो बर्मा वाले इलाके में, हिंद बर्मा जिसको कहते हैं, इंडो बर्मा। लेकिन पुर्तगाली जब आए तो आप अल्फांसो आम का नाम सुने होंगे, है ना। तो अल्फांसो आम एक तरह से कहें, इन्होंने आम के टेक्निक, एक तरह से पौधों में ना ग्राफ्टिंग टेक्निक विकसित किया। ग्राफ्टिंग क्या था? तना, फूल, पौधा ये सब मिला के एक नया किस्म विकसित करना, वही था अल्फांसो जैसे किस्म का इन्होंने विकसित किया। तो अल्फांसो का जो ये अल्बुकर्क जो दूसरा वायसराय था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसी के नाम पे आया। तो प्रीलिम्स में ये भी पूछ सकता है कि अल्फांसो आम जो है ये किसी का देन है, तरह से कहें तो देन के मामले में आप तुरंत पुर्तगाली मारिएगा। अगर नाम पूछ दे तो नाम तो अल्फांसो लिखा ही हुआ है, तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। नाम मामून इस तरह का पूछता नहीं है, यदि समझदार हो पीसीएस वाले तो, ठीक है। पुर्तगालियों ने तंबाकू भारत में लाया, आपको ये सबको पता है। लास्ट एक मैंने शॉर्ट्स में बताया भी था, हरी मिर्च लाया। और भी चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों। टमाटर आप बहुत प्यार से खाते हैं, पुर्तगालियों के आने के पहले टमाटर नहीं था भारत में। आलू, काजू, पपीता, अनानास यानी कि पाइनएप्पल, मक्का, अमरूद, एवोकाडो, चीकू, ऐसे कई ऐसे फ्रूट्स हैं ना जिसके बारे में भारतीयों को पता नहीं था। कई ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं थी। तो वो सब कौन इंट्रोड्यूस करता है? तो पुर्तगालियों ने किया था। ये बड़ा इनका ये वाला तो बहुत खतरनाक चीज देन देगा ये भारत में। लेकिन हरी मिर्च, टमाटर, काजू, पपीता ये हम आज भी बड़े चाव से खाते हैं। तो ये सब चीजें याद रखने की जरूरत है। इनकी जो नौवहन टेक्निक थी उनसे ना स्थानीय जो लीडर्स है यहाँ के, वो काफी सीख लिए। और पश्चिमी अग्नेयास्त्र ये लेके चले कहाँ पे? अपने जहाजों में। तो शुरुआत में ये जहाजों पे, अमूमन हमारे यहाँ के व्यापारी जहाजों पे बहुत ज्यादा हथियार लेके नहीं चलते थे। ये लोगों ने इसका शुरुआत किया था एक तरह से कहें तो, है ना। आते हैं अगले फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के शासक मोहम्मद शाह, ये बेसिकली 1534 में पुर्तगालियों को चटगांव दिया था। चटगांव जब मिला ना पुर्तगालियों को, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा बंदरगाह बना जहां पे ये कोशिश किए बंगाल में कब्जा करने का, सत्ता स्थापित करने का, बट उसमें सफल नहीं हो पाए, ठीक है। अकबर के बारे में आते हैं। अकबर की स्वीकृति से हुगली में कारखाना, अगर पूछे आपको कि पुर्तगालियों ने हुगली में जब कारखाना बनाया तो किससे अनुमति लिया था, तो नाम आएगा अकबर। ऐसे ही हुगली कौन छीना इनसे, कौन छीन लिया, तो वो नाम है
शाहजहां का। कब? 1632 में। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब ने भी इनको चटगांव से एक तरह से कहें पुर्तगाली समुद्री जो लुटेरे इनको कहा जाता था, उनको भी भगाने का काम किया था। पुर्तगाली जो व्यापार करते थे दोस्तों, वो उनमें कौन कौन सी वस्तुएं थी वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अदरक, काली मिर्च, चंदन, हल्दी, नील कपड़ा, लौंग, कस्तूरी। काली मिर्च तो फेमस था ही। इवन जब आया था वास्को डी गामा तो 60 गुना मुनाफा कमाया था यहाँ से, जो काली मिर्च लेके गया था। फिर बाद में हरी मिर्च भी दे गया भारत को, है ना। तो और सोना चांदी ये लेकर आते थे, इनका एक बड़ा अवगुण था एज ए ट्रेडर या कहें उसमें आने के लिए, है ना। तंबाकू की खेती और जहाज निर्माण का ये मैंने बता दिया था, आप देख लीजिएगा इसको। और एक और चीज है, भारतीय औषधीय पौधों पर पहला यूरोपीय वैज्ञानिक ग्रंथ 1563 में कहां से प्रकाशित हुआ था? तो गोवा से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की पहले बार किसने इंट्रोड्यूस किया? तो वो पुर्तगालियों ने ही किया था। ठीक है, तो ये है दोस्तों मेजर फैक्ट्स। एक और चीज पे आते हैं, मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार में अकबर के समय में 3 व्यक्ति जाते हैं, खासकर उसमें नाम है एकाविवा का, जो कि अकबर की इबादत खाने में धार्मिक बहस में हिस्सा लेता है। तो 3 नाम है, फादर रूडोल्फ एकाविवा, दूसरा एंथनी मॉन्सरेट, है ना, मॉन्सरेट, और तीसरा जो नाम है वो है एंटोनियो एनरिकेज, है ना, फ्रांसिस्को एनरिकेज। इसके नेतृत्व में ये दोनों आए थे। लेकिन ये एकाविवा कौन था? ये जो था वो जो बहस किया था इबादत खाना में, फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था अकबर का, उसमें बहस करने के लिए यही आया था। तो ये नाम अक्सर पूछा जाता है आपसे प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फादर रूडोल्फ एकाविवा, इसका नाम याद रखिएगा। मॉन्सरेट के बारे में आते हैं। मॉन्सरेट ने जो था, अकबर का एक बेटा था मुराद, इसको इसने पुर्तगाली भाषा सिखाया। ठीक है, तो पुर्तगाली भाषा सिखाने के लिए अकबर ने किसको नियुक्त किया था? तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप वो नाम लीजिएगा मॉन्सरेट का, कि फादर मॉन्सरेट का। इबादत खाने में बहस कौन किया था? तो आप लिया एकाविवा ने, है ना। ऐसे ही एक और फैक्ट है, गोथिक स्थापत्य कला, ये किसकी देन है? तो ये पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट फैक्ट आपको पता भी होगा, पुर्तगाली सबसे पहले यूरोप से आने वाला पहला जो व्यापारी कंपनी कहें या पहला कोई देश जो आया वो था पुर्तगाली। सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। 1498 में आए और 1961 में यहाँ से भाग के गए। इवन खदेड़ा गया, वो इतने समझदार नहीं थे कि भागे, बाद में सैन्य आक्रमण करना पड़ा था नेहरू को। तो ये था। आइए, जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू को देखिए। अब मैं ट्राई करूंगा कि अपने हिस्ट्री के मैक्सिमम लेक्चर्स में कुछ एमसीक्यूज भी रखूं, ताकि आप जो पढ़ें उसको सरसरी निगाह पे 4, 5, 6 आप उसको पढ़ें और समझें और हल करने की कोशिश करें। पहला सवाल है, नीनो दी कुन्हा ने किस वर्ष गोवा को राजधानी बनाया था? बताइए, इसमें से कौन होगा? सोच के बताइएगा, कमेंट फॉर्म में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मैं अभी नहीं बता रहा। अगला जो सवाल है कि पुर्तगालियों की कौन सी, मतलब ये इनमें से कौन सी बस्तियां जो हैं, 4 नाम हैं, पुर्तगालियों की नहीं थी, है ना। पुर्तगाली यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सेंट थॉमस, हुगली, दीव, आगरा। ध्यान रखिए, सिंपल सा है, एक ही नाम है इसमें जो कि समुद्र के किनारे नहीं है, वही नाम आएगा। अगला जो सवाल है, काट जारमेरा काफिला पत्ती, कई सारे एग्जाम में मुझे लगता है अब तक 100 बार पूछा जा चुका है ये चीज, कि किसके द्वारा लागू की गई थी। अभी हमने डिस्कस भी किया, तो सिंपल सा है इसका उदाहरण। अगला चौथा सवाल जो कि लास्ट है यहाँ पे, 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों से कौन सा स्थान छीन लिया था? तो इनमें से बताइए कौन सा स्थान था जहां से पुर्तगालियों को खदेड़ा था? किसने? शाहजहां ने। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा और अधिक जानकारी के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।